बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज साद रफ़ीक साहब से एक अहम मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई, जबकि इस्तीफ़ों के हवाले से हिकमत अमली पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 28 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म ने दौरान गुफ्तगू कहा कि अप्रैल में मामलात इंतखाबात की तरफ जाता देख रहा हूँ। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। सर, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन 2 असम्बलियाँ जब टूटेंगी तो इंतखाबात की तरफ मामलात जाता देख रहा हूँ। क्या वाकई में आप मुस्तकबिल में इंतखाबात जल्द होता देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा जी, सही। बिल्कुल भी नहीं देख रहा। और मैं इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले तो क्रिसमस तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है उसकी मुबारकबाद। हमारी पाकिस्तान समेत जहाँ भी दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको दिल की करीब 336 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है क्रिसमस। इससे पहले ईस्टर का जो त्यौहार है जी। वो मुकद्दस तरीन होता था क्रिश्चियनिटी में। ईस्टर वो है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी में जब सलीब दे दी गई तो फिर जब उनको चंद दिनों के बाद आसमानों पे वो गए क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, तो वो ईस्टर वो पूरा एक हफ्ता होता है। लेकिन फिर ये कॉन्स्टेंटीन रोमन एम्पायर के दौर से फिर ये स्टार्ट हुआ क्रिसमस। और एक तो मुबारकबाद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी जो मसीह बिरादर, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज 146वां 146th, यानी कायद आज़म हयात होते तो 146th बर्थडे उनकी, 146 साल पहले पैदा हुए थे कायद आज़म। और ये जो इलेक्शन वगैरह की बातें हो रही हैं सारी इलेक्शंस किसको क्या, खान साहब का ये कहना है, उनका ये कहना है, ये तो ये सियासत चल रही है। लेकिन इसमें कहीं जो रियासती अमूर हैं बहुत तेज़ी के साथ वो हावी आ गए। ये जो मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये था कि जब ये अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो अदलिया बहाली तहरीक उतनी ज़्यादा, मतलब जितना उसका वो ग्राउंड पे थी उससे ज़्यादा मीडिया पे आ रही थी। ठीक। यानी मीडिया पे ज़्यादा आ रही थी, ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट कम था। मुल्क में मईशत चल रही थी, कारखाने चल रहे थे लोगों के, लेकिन मीडिया पे बहरहाल एक तहरीक थी और लोगों का कारोबार हो रहा था, सारे मामला हो रहे थे। ये उसके बाद भी ऐसा होता रहा काफ़ी अरसे तक। उनके बाद भी जो हुकूमत आई और उसके बाद भी करप्शन वगैरह सारा जो भी सिलसिले, एलिगेशंस, गवर्नेंस, ये वो सारा, लेकिन रियासत चलती रही चलती रही चलती रही, मुल्क चलता रहा। उसके बाद जितने भी अदवार आए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है उसका कोई 1/10 मीडिया पे आ रहा है। इतने मखदूश हालात हैं इस वक्त जो ग्राउंड पे हैं, और उनका कोई ताल्लुक ये हंगर गेम्स के साथ नहीं है। ये जो इलेक्शन कब होगा, किसको क्या वजारत मिलेगी, कौन आएगा कौन जाएगा, बिल्कुल। और वो हैं जो रियासतियों, अब जब टीवी देख रहे हैं तो नीचे मुसलसल जो टिकर्स आ रहे हैं सामने, ये है कि कोयटा में बम धमाका, 5 शहादतें भी हुई हैं कुछ देर पहले, ऐलान हुआ है। और उससे पहले दिन में बलूचिस्तान, केपी, बाकी जगहों पे, और रेड अलर्ट है मुल्क के कई बड़े शहरों में। और मैं यहाँ पे हम दायरे के तस्दीक से ही खबरें चला रहे हैं और बहुत एहतियात से, लेकिन बस आप यूँ कहें कि वो कहते हैं थोड़े को बहुत ज़्यादा जाने। और कई बड़ी इमारतें, कई होटल्स लिस्ट पे हैं जो कि जहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, टेरर अटैक्स, अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो, अच्छा अब यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे या तो
जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है वो आके बताए। उस दौर के वजीर दिफा, मैं नहीं जानता कि कौन थे, परवेज खटक साहब, ठीक है वही थे। या ये है कि जो अस्करी शख्सियात, ज़ाहिर है वो तो अब नहीं है, रिटायर हो गए, या कोई और सियासतदान हमें जो कि पीडीएम में शरीक जमाते हैं, ये भी सारे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग्स, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है, ये हो रहा है, वो शरीक होते रहे, इनको ब्रीफिंग मिलती रही हैं। जिन ब्रीफिंग्स का नतीजा ही निकला कि ये गवर्नमेंट में आ गए। वो गए थे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सिक्योर करके हुकूमत बन गई, चलें जी बिस्मिल्लाह। इसी तरह से वो इमरान खान साहब के भी, वो खुद तो नहीं जाते थे लेकिन उनके वज़रा तो जाते थे। तो वो ज़रा बताएं हमें कि क्या होता रहा, क्योंकि ये जो मामलात हुए हैं तहरीक तालिबान के साथ, ये तो दो चीज़ें तो अवाम को तो बताने की किसी ने यहां पर ज़रूरत ही महसूस नहीं की। दो चीज़ें, और दोनों इस वक्त अफरीद बन के खड़ी हैं पूरी कौम के सामने। और ये दो चीज़ें हैं जिनको ऐसे जैसे बताना ही नहीं है किसी को, कोई बात करेगा तो उसका गला घोंट दें। एक चीज़ ये है कि ये मईशत, ये आईएमएफ के साथ जो शराइत हुई तय उस वक्त, इसको नेशनल सिक्योरिटी बना दिया गया कि ये हम जो शराइत तय कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, ये हफीज शेख साहब या शौकत अली, क्या शराइत तय हो रही हैं। उसके बाद ये मिफ्ता इस्माइल साहब अब बता रहे हैं, डार साहब अब बता रहे हैं, ये हुआ फलां हुआ, हमने कुर्बानी दी फलां, इन्होंने अल्लाह जाने क्या किसने क्या कुर्बानी दी। यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, वो कह रहे हैं जी। और मुल्क में यानी अब देखें ना, ये 2-3 हफ्तों के आपके पास सर मुबादला के ज़खायर रह गए। अब उसमें इशू ये है कि उस वक्त ना बताया गया कि टीटीपी से क्या मामला तय हो रहे हैं, ना किसी को इंटरेस्ट था, इनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं, तो आराम से तय हो गया ना, ठीक है, और ठीक है बस जो हो गया सो हो गया, आगे जाके हम बैठेंगे और गोलगप्पे खाएंगे बारी बारी इक़्तिदार के मजे। और उधर जो है वो तो उसमें किसी ने कोई बात ही नहीं की उस वक्त कि क्या आप क्या शराइत हैं भाई, क्या ये तो हम तो, मैं तो देख रहा हूं पिछले कब से ही, जब से वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है उस वक्त से, और भी बहुत से कोलीग्स हैं, हम मैं भी हूं दरमियान। और एक दिन तो ऐसा आया था कि एक जगह पर मैंने खुद देखा तो वो 250-300 ये जो आपके इलाके निकल गए थे, और जिनको बड़ी मुश्किल से हमने वापस लिया, वहां पर रिट कायम की, तो वहां पर बाकायदा 200-250 की तादाद में सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे थे। यह से 10 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद वहां पे ऑपरेशंस हुए, सिविलियन, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, शहादतें, सफारतकारी, आगे पीछे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, खून यहाँ पे पूरे मुल्क में, कभी मज़ारों पे, कभी दफातर पे, कभी बच्चों पे, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। और आखिरकार जो है ये मुज़ाकरात जब हुए तो क्या हुए, क्या शराइत थी, क्या मामलात हुए, कैसे वो उसका आपने अफगानिस्तान का जो क्लोजर हुआ वहां पे सारा, वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। वो आज दोबारा मामला खराब है और उसमें शहादतें हो रही हैं मुसलसल, और पुलिस की भी और सिक्योरिटी एहलकारों की भी शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही है, जख्मी। और इस तरह के ब्लास्ट वगैरह में जो शोहदा होते हैं, जो जख्मी होते हैं, तो वो सिर्फ जख्मी नहीं होते, किसी की आंख चली गई, किसी के टांग कट गई, किसी को, मतलब इस तरह के जख्मी होते हैं। हम तो एक जख्मी कह के आगे निकल जाते हैं ना। दूसरा सबसे अहम मसला वो है जनाब आपकी मईशत। आपने क्या कर्जा लिया, कितना लिया। इमरान खान साहब को एक दफा उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 20 या 30 सालों में जितने कर्जे लिए हैं पाकिस्तान में उनका कमीशन बना रहा हूं। फिर वो भी कहीं हवा हो गया। तो अब इशू ये है कि आज यानी मैं एक तो यानी अब इसको समझ नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ले जाके ख़त्म की जाए मईशत के हवाले से। कि मुझे तो इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे अभी, अब मार्च या अप्रैल या मई या जून या जुलाई या जब भी, अभी तो ये इश्यूज बाज़ दफ़ा होता है ना, वो ऐसे आप चल रहे होते हैं, मतलब इस पूरा का पूरा ये जो बदमाशियाँ बैठी है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बदमाशिया से मुराद कोई सियासी जमात नहीं है, ज़हन में रखें। ये पूरा जो सिस्टम नहीं होता, वो उधर से उधर चला गया, उधर से चला गया, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, एक हिस्सा ब्यूरोक्रेसी भी अपना डाल रही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर बदमाशिया घुसी हुई है, हर अदारे में बदमाशिया घुसी हुई है, ठीक है। और वो ईमानदार अफसरान और ईमानदार आपके लोग, और वो आहिस्ता आहिस्ता या तो
मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, या ये कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बच्चे। अब यहां पर ये जो है, ये मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मतलब मैं रोज चूंकि ये बात कर रहा हूँ, और ये है कि आपकी मतलब 30% महंगाई बढ़ गई है एक हफ्ते के अंदर, आपके तकरीबन IMF के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं, जो भी आप नाम दें। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट यही होता है ना कि आप उधार ले लें किसी से और पैसे ना दे सकें। अच्छा, अब यहाँ पर तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि वो तैयारी हो रही है, या रियासत तैयारी क्या करनी है, और रियासत तो सकिन हो रही है दो चीज़ों में, एक ये माशी सूरत हाल और दूसरा ये सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, जिसके बाद इस बात के इम्कानात हैं कि कोई ऑपरेशन करना पड़े। ऐसे तो नहीं, ये कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ पे ये, और अचानक से रॉक सबमिटनी पड़ी। हाँ, वो जो है अभी हुआ ना वाकया, ये जो बन्नू में हुआ, और उसके बाद तेजी आ जाती है। वो तो फिर जब इस तरह से स्टार्ट होता है और आप उसको शुरू में ही खत्म करें इस मामले को, मुज़ाकरात से, मुज़ाकरात नहीं होता तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कहाँ से इसकी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन से। मैंने कल भी इसीलिए वो अलकायदा का जिक्र किया था पूरा, कि वो उस एमन जवारी के कैसेट इस वक्त आना, फिर दाइश कहाँ पे, आइस खुरासान किस तरह कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कौन पुश्तपनाही कर रहा है, फिर ये TTP का क्या मामला हुआ है, कहाँ बात हो रही थी, कहाँ खराब हुई है, ये हमें पता चले। तो अब मसला ये है कि वो, और दूसरा मसला आपका मईशत का है जी। और मैं आज ये सिर्फ इन हालात में ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर है शहबाज राना साहब की, अफ्लुएंट फंड्स डिफॉल्ट रिस्क बोथ राइज। अच्छा, इसको ये जो है जो फर्स्ट है, इसको अगर हम एक्सप्रेस में पढ़ें इसको, तो एक्सप्रेस न्यूज में है कि डिफॉल्ट का खतरा, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पे मुसर है। अच्छा, अब ये हुकूमत या अरेंजमेंट कह लें जिसको, जो कि पोस्ट इमरान खान यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना, और वो ये कह रहे हैं इसमें, ये मैं इसको 2-3 दफा मैंने पढ़ा, फिर डॉक्यूमेंट्स देखे जो कोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। वो ये है कि जी वजारत मनसूबाबंदी ने वजीर आजम ऑफिस से राब्ता किया है और उनसे कहा है कि 727 अरब रुपए मालियत के सालाना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इजाफा किया जाए, ये दरख्वास्त की है। अच्छा, अब दस्तावेजात क्या कह रही हैं कि ये जो साल गुजरा है इसमें 119 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात में सियासी नौयत के मंसूबों को ज्यादा हिस्सा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से वजीर आजम को जो समरी दी गई है उसमें यह कहा है कि 727 अरब रुपए में कोई कटौती ना की जाए और इजाफा कर दिया जाए, बल्कि और इजाफा कर दिया जाए उसमें 87 अरब रुपए का। अच्छा, IMF से आपने कहा था कि हम 727 को कम कर देंगे, ये आपने IMF से पिछले महीने 2 महीने पहले जो बात की थी वो ये की थी कि हम 727 अरब रुपया नहीं खर्चेंगे। मैंने कहा ना, एक ही पुल बनता जाता है, हर साल बनता है कि एक ही पुल, पैसा खाया जाता है उसमें, अरबों रुपया आपका दुनिया भर में नहीं वो खत्म ही नहीं होता, हर साल उसमें देखना 727 अरब रुपए। अच्छा, इन्होंने IMF से ये कहा कि जी हम इसको कम कर देंगे और ये इसको 469 बिलियन रुपीस पे ले जाएंगे। ये मैं अखबार को ही कोट कर रहा हूं यहाँ पे, और इसमें रिपोर्ट और ये इसके पेपर्स हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है कि उसमें बयान करना ज्यादा आसान होता है। वही कह रहे हैं कि जी 469 हमने कमिट किया था, 469, ये एक्सप्रेस की जो खबर है वो कह रहे हैं, और डॉक्यूमेंट जो बता रही हैं, ये 469 हमने कहा IMF से कि हम इसको कम करके इतना कर देंगे, लेकिन अब हम वो 727 से भी ज्यादा मांग रहे हैं, 87 बिलियन, ये बिलियंस की बात हो रही है। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आपके मामलात उनके साथ रुके हुए हैं IMF के साथ, और गैस की और बिजली की और गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, कोयला आप बाहर से मंगवा रहे हैं क्योंकि आपने इतने साल, यानी 15 लाख टन कोयला हम बाहर से मंगा रहे हैं, 15 लाख टन, और 3 अरब टन, 15 लाख टन बाहर से मंगवा रहे हैं, 3 अरब टन कोयला पाकिस्तान में मौजूद है, उसके ज़खायर हैं, वो रखे हुए हैं हमने पता नहीं किस दिन के लिए।
आप मतलब वे कि पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हमने चूंकि बाहर से मंगा के उसमें पैसा खाना है, तो बाहर से कोयला भी बाहर से आ रहा है, ये थर कोयल और ये सारे पता नहीं किस दिन के लिए रखे हुए हैं। और यानी वो जो कल भी मैंने बात की थी दोबारा, कि वो दोबारा याद करा दें कि उनकी तरफ से एक लाइन हमें दी गई है, ये कल गालिबन बात की थी मैंने, और मैं दोबारा ये बता रहा हूं कि द न्यूज़ की जो खबर थी कि IMF आस्क पाकिस्तान टू मीट ऑल डिमांड्स इन 3 वीक्स। स्ट्रेट उन्होंने 3 हफ्ते दिए आपको, और ये जो हमारी 8वीं न्यूज़ थी कल की, कि 3 हफ्ते उन्होंने कहा है कि तमाम डिमांड्स को पूरा किया है, जिनमें से एक डिमांड ये भी है जो फिर 9th न्यूज़ है, 9th स्लाइड है कल की, वो ये है कि 65 अरब रुपया पावर कंज्यूमर्स के ऊपर डाल दिया जाए। ठीक है, 3 हफ्ते दिए, शराइत रख दिए आगे, और आप ये कह रहे हैं कि जी हमें 727 अरब रुपया सियासी तौर पे जो हमने अपने MNAs को देना है या MPs को देना है, जल्दी जल्दी वो बांटना है, और उसके बाद पता नहीं रहना है, भागना है, क्या करना है खुदा जाने। ये पैसा ज्यादा मांग रहे हैं हम, सही ये लोगों को देना है कि जो एक अस्पताल है, एक मुझे बताएं जाके, ये आप जरा सिंध में और पंजाब में, और केपी भी तो एक तरह से नोगो एरिया बना हुआ ना, खान साहब की गवर्नमेंट ने तो पता ही नहीं BRT किधर है, किधर गई, क्या हुआ। सिंध में जाके देखें तो माशाल्लाह वहां पर 2008 के बाद क्या हुआ, वो भी एक नोगो एरिया है। ठीक है, ना आप बात कर सकते हैं ना देख सकते हैं जाके। स्कूलों का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है। और पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी या इससे शायद कोई बेहतर हो। तो मसला ये कि ये, और दरमियान में ये दहशतगर्दी का अफरीत और साथ ही उसके मईशत, और यहां बातें हो रही हैं कि जी वो 12 सीटें मिलेंगी, 20 सीटें मिलेंगी, वो जो है वो परवेज लाई और चौधरी शुजात की नाराजगी खत्म होगी, मूनस और सालिक की दोस्ती होगी, हमजा शहबाज वापस तशरीफ लाएंगे, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल होगा मुल्क में। और इसहाक डार साहब जो हैं, देखें ये स्टार्ट कर लें ये 2000 से 2001 से शुरू कर लें, मुशर्रफ साहब के दौर से स्टार्ट कर लें। जितने वज़राए खजाना है उनको बिठा लेंगे, एक जगह बिठा लेंगे, बैठ जाएं सारे एक जगह, और बताएं कि ये कितना कर्जा बाहर से आया है और कहां गया है और पैसा किधर है। और उस वक्त लेके आज तक के नैब के चेयरमैन को बुला लें, और साथ शहजाद अकबर साहब तशरीफ ले आए, और वो बताएं कि एहतसाब के नाम पे उन्होंने क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है इस मुल्क में। तो बात यह है कि ये एक जगह रुक गई जाके, ये मुल्क एक जगह आपको ठहरा हुआ लगेगा। बिल्कुल मैंने कहा ना, जो लोगों के इश्यूज हैं वो बिल्कुल उनका, कि बिजली का बिल कहां से देंगे हम, इनका इशू ये है कि वो 727 अरब रुपया देना है। रियासत का इशू है कि दिवालिया ना हो जाए, आपको चाइना से, सऊदी अरेबिया से पैसों को, अगर मतलब आप एक शैतानी चक्कर है ना, उधर से पैसे आ गए तो उधर दे दिए, उधर इस तरह चल नहीं सकता। और एक बंदे को पकड़ लें तो उसको वो एक ही बंदा, जो लिस्टें बनी हुई है अदारों, एक दो बंदे को पकड़े तो पूरे रियासत का कर्जा उतरता है। ये जो आप IMF के पास घूम रहे हैं, इशू ये है कि लेकिन वो अदारे इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसको और अब भी हो रहे हैं सर इस्तेमाल। अब तो खैर मुझे नहीं पता कि अब क्या, अब तो ये तो 3-4 प्रोजेक्ट खराब हो गए ना, जो बक्से आए थे पैसों के, वो तो वापस चले गए हैं सिंध, पता नहीं सिंध गए हैं किधर गए हैं। लेकिन ये है कि वो तो 4 प्रोजेक्ट खराब हुए ना, 4 प्रोजेक्ट। डॉक्टर फिर इन तमाम मसाइल का हल क्या है? क्या रिफॉर्म्स किए जाएं कि एहतसाब हो सके और जो लोग मुलव्विस हैं उनको कटहरे में लाके खड़ा कर सके? मैं यहाँ पे क्या नाम, लोग कहते हैं, वो कहते हैं ओह आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा जी इतनी करप्शन हो रही है, इतनी मैसिव करप्शन हो रही है, ये तो कहते हैं आप क्या चाहते हैं कि हम करप्शन को पकड़ें और उसके नतीजे में जो है वो हम सियासी जो पार्टी हैं वो कमजोर हो जाएं और फौज मजबूत हो जाए। ये बरादर परवेज रशीद साहब चंद साल पहले, अच्छा, इंतहाई काबिल एहतराम। मैंने कहा जी करप्शन हो रही है, लूटमारी, पैसा जा रहा है, अच्छा आप ही चाहते हैं हम करप्शन, ये चलें जी, अच्छा करप्शन पे हम पकड़ें ताकि हम सियासी जमातें कमजोर हो जाएं और फौज मजबूत हो जाए। मैंने कहा जी फौज का तो मैं जिक्र ही नहीं, मैं तो करप्शन, हाँ करप्शन क्यों करें आप, ये क्या मामला है भाई, मुल्क बर्बाद हो रहा है सारा। अजीब थ्योरीज हैं इनकी, अजीब इनके नजरियात हैं, अजीब इनके मामलात हैं। मिसाक जमहूरियत हो रहा है, मिसाक मईशत कर लो, मिसाक फलां कर लो, हमारे साथ बैठना पड़ेगा, सब बैठेंगे, तो ये कौन बैठेंगे भाई, कौन बैठेंगे? ठीक है,
मतलब या तो होना कोई रॉबिन हुड, तो उसको बिठा दिया हम सुल्ताना डाकू के साथ जी। तो रॉबिन हुड तो कोई नहीं है। रॉबिन हुड तो अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था, चले उसमें भी कुछ आपको इंसानियत का पहलू तो नजर आता है ना। यहां तो चक्के उठाई गिरे और सियासत को बदनाम कर दिया उन्होंने। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं ना कि ये बड़ी मुल्क की बड़ी जमातें और बड़े कायदीन का इस वक्त ये देखिए, कल जो मैंने बात की इकोनॉमिक हिटमैन, मैन नहीं, वो मैन है, MEN वाले जी। अब उसमें डार साहब इस मामले को हल नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं बक स्टॉप हेयर, अच्छा वहां पे वो रुक गए डार साहब। साथ ही मुसीबत ये है कि इतना बड़ा जो चूचू का मुरब्बा या 12 मसाले की चाट है, इसको क्या करना है उठा के कि रोज इसको रखने के लिए एक वजीर का इजाफा करना पड़ रहा है। और इसमें वो इमरान खान साहब को अप्रैल में, पहले नवंबर में नजर आ रहे थे, फिर अप्रैल में नजर, फिर मार्च में नजर आते हैं, फिर ये नजर आते हैं। साथ ही एस्टेब्लिशमेंट से मामला उनके ठीक नहीं है, तो कैसे नजर आते हैं क्या? हमें तो इशू ये है कि इस वक्त लोगों यानी आप आज सुबह मैं एक चंद मिनट हूं तो मैं जरा आज सुबह मैंने फ्लाई किया कौमी एयरलाइंस, तो नाम नहीं लूंगा मैं उनका पायलट का, लेकिन उन्होंने जहाज लेट हो गया किसी वजह से 2.5 घंटे जहाज लेट हुआ। तो उसके बाद वो मतलब 2 घंटे तो वैसे ही लेट था, लेकिन जहाज में जाने के बाद आधा घंटा उन्होंने बिठाए रखा। अच्छा। जहाज परवाज कर गया। वो 30 कैप्टन साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन, इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने अपने आप। उसके बाद कहते हैं कि जी जहाज लेट होने की वजह ये थी कि इस जहाज में जिसमें आप बैठे हैं सारे कुछ 100-200 लोग बैठे हुए थे, जितने भी थे सारे, उन्होंने कहा जहाज में बड़ी खतरनाक किस्म की फनी खराबी पैदा हो गई थी। अच्छा। और पता नहीं से गियर नहीं खुल रहा था कि अब वो सुना रहे हैं और मैं सर पकड़ के बैठा हूं और पीछे लोग कोई दुआ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो 35,000 फुट की बुलंदी पे पायलट साहब, खैर वो उन्होंने खत्म किया उन्होंने दे, लेकिन ठीक हो गई अब तो, इसलिए हम इस वक्त आसमान खला में पहुंच गए। तो उम्मीद है कि यहीं से वापस आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद मैं उठ के गया, मैंने तो क्रू से कहा, मैंने कहा जी ये कैसी अनाउंसमेंट है कि 30,000 फुट की बुलंदी पे जाके वो बता रहे हैं कि जी जहाज में खराबी थी और बड़ी खौफनाक खराबी थी, लेकिन अब ठीक हो गई तो हवा में पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा ये किस तरह का था? ऐसी बात तो नहीं बतानी चाहिए। कम से कम पैनिक मजीद ना क्रिएट। एमिरेट्स में, बाकी एयरलाइंस में हो जाती होगी, इस तरह अनाउंस थोड़ी करते, वो भी ऊपर जाके बताएंगे आप हवा में, पता नहीं कहां पे, हवा में या कला में, खुदा जाने कहां सुने। उसके बाद वो जो क्रू था वो पहले तो वो, क्योंकि कैप्टन से बात को मैंने कहा जी आप उन्हें बताएं जाके उनको मैसेज दें कि दोबारा इस तरह की बात ना करें, तो मतलब अजीब सी बात लग रही है। मैं आपको ये नहीं कि उनकी गलती है, मैं आपको बता रहा हूं कि लोग जहनी तौर पे इतना, वो जाहिर है एक्सपीरियंस पायलट होंगे ना, लेकिन जहनी तौर पे लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको, पहले तो मैंने उनको कायल किया, फिर वो कायल हुए, फिर वो कैप्टन साहब का मैसेज आया कि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बस वो अल्फाज में कुछ और कहना चाह रहा था, कुछ और निकल गए। मैंने कहा जी थोड़ा सा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि लोग जहनी तौर पर, यानी हर लेवल पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, हर तरफ लोग परेशान हैं, सवाए इस बदमाशिया। कितने होंगे? 2,000, 2,500, 3,000 होंगे पूरे मुल्क में, कितने होंगे? इनको 3,000 लोगों को बचाने के लिए या इनके साथ व्हीलिंग डीलिंग करने के लिए पूरी रियासत यरगमाल बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, यही से कंटिन्यू करते हैं सियासी मामलात पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत पर भी बात कर रहे थे आपने पंजाब के हवाले से बोला, गुफ्तगू के दौरान आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त हल तलब हैं, मईशत के हवाले से भी आपने बात की, लेकिन अवामी मसाइल जो कि इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये वही है, उनमें सियासत को इंगेज किया जा रहा है। इसमें सियासत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। गिरदशी कर्जा जो है वो बढ़ चुका है, 155 अरब रुपया हमें चाहिए उसके लिए, 155 अरब डॉलर्स हमें सरमाकारी चाहिए। अगर हमें एनर्जी सेक्टर चंद साल और हमें बिजली और गैस, और अगर हमें देना है अपने लोगों को या अपने पाकिस्तान में, तो हमें 155 अरब रुपए की डॉलर्स की। IMF को तरक्याती बजट में कमी की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इस वक्त वो उससे 87 अरब रुपया ज्यादा
डिमांड कर रहे हैं, नहीं जो उन्होंने कहा था कट करेंगे हम जी, डिडक्ट करेंगे, वो जो इन्होंने कहा था ना यहां से यहां ले जाएंगे, तो अब ये कह रहे हैं कि यहां से भी ज्यादा करेंगे, यानी वो बिल्कुल लगता है कि मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर साहब इसीलिए कहता हूं कि डॉक्टर साहब अब बाहर सियासत है, अब वो उनके, मैंने आपसे कहा ना रोज एक वजीर यौमिया के हिसाब से, उधर शहादतें हो रही हैं, उधर उधर एक वजीर यौमिया, उधर इलेक्शन कब होगा, उधर एक एमपी टूट गया, एक एमपी अदम एतमाद लेना है, ये करना है, वो लगे हुए सब। और यहाँ पे ये इश्यूज जो हैं, और खास तौर पे ये जो दहशतगर्दी का अफरीत उठा है अचानक, देखिए हमने तो ये दो दहशतगर्दियों के खिलाफ, एक तो ये हार्डकोर टेररिज्म और दूसरा ये माशी दहशतगर्दी खान साहब के आने से पहले जिसके पीछे हम लगे थे। और वो माशी दहशतगर्दी तो सारी विलिंग डीलिंग जो भी कुछ होता रहा उसका शिकार हो गई, और कौन सी नैब और कौन सी शहजाद अकबर। और इधर जो है ये बड़ी हद तक नहीं, तकरीबन ये जनरल राही शरीफ के दौर में शुरू हुआ, वो बड़ी कामयाबी के साथ, और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट 14 निसार साहब के दौर में, कि जब तय किया रियासत ने कि अब मजीद डायलॉग नहीं होगा, और हम डायलॉग के साथ साथ हम एक ऑपरेशन करेंगे प्रॉपर, यानी इंगेज रखेंगे किसी हद तक, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन हुआ, वो जारी रहा बाजवा साहब के इब्तिदाई दौर में, लेकिन फिर उसके बाद मुकम्मल तवज्जो जहां पर गई वो हमें नहीं पता कहां गई तवज्जो, कि मईशत यहां खड़ी है और जो मुल्क आपका दोबारा ये अफरीत सर उठा रहा है। अब उनसे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या इसमें तो जब ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी प्रॉपर, तो अमेरिका के मीडिया में आगे पीछे डिप्लोमेट्स इधर उधर, वो बात अब तो बिल्कुल जैसे बात ही नहीं करनी इस पर, कुछ नहीं करना, बस हो गया। पता नहीं कौमी सलामती कमेटी में ब्रीफिंग्स होती रही, ये सारे वहां बैठे होते थे, ठीक है। ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इमरान खान तो जाते नहीं थे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि हुआ क्या। तालिबान भी हैं कि देखें ना, मैं इमरान खान साहब से कहूँ कि क्या दहशतगर्द, क्या इमरान खान साहब मुझे बताएंगे, उन ब्रीफिंग्स में नहीं गए वो, या शायद उनको अलग से ब्रीफिंग्स दी गई हो। लेकिन इशू ये है कि ये अब मामला तो खराब हो गया, और ये सारे लोग जो हैं ये ब्रीफिंग्स में बैठे, तो इन्होंने कैसे हाँ 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 करके एक्सेप्ट कर लिया सारा कुछ, या इनकी तरफ से कोई नुक्ते भी उठाए गए, हमें तो किसी ने नहीं बताया। इसी तरह से वो IMF का प्रोग्राम वो गले में हड्डी बन के फंसा हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है देखें, मैंने वही बात की कि हम इंतहाई जिम्मेदारी से चूंकि बात करनी है, लेकिन चूंकि अमेरिकन एम्बेसी ने और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने चूंकि ये अपनी वेबसाइट्स पे अभी अपलोड कर दी है, इसलिए बदकिस्मती से ये थोड़ा सा हमें बताना पड़ रहा है कि एक तो ये उनके एम्बेसी का जो थ्रेट आया है, उनका कहना यह है कि तमाम जो लोग हैं उनके वो मैरियट होटल इस्लामाबाद से दूर रहें। अच्छा, जो ये मैरियट होटल तो एक, अच्छा ये जो ब्रिटेन की तरफ से अभी उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से आए, तो उसमें बहुत सारी सड़कें, कई डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के कई इलाके, और साथ ही वो ऊपर लिख रहे हैं कि इन एडिशन टू अटैक ऑन द मैरियट होटल इस्लामाबाद, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दहशत, ये इतलात हैं, जाहिर है उनके पास उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज भी कोऑपरेट कर रही होंगी कि ऐसा कोई वाकया पेश ना आए, लेकिन ये कि होटल्स के ऊपर 5 स्टार होटल बिल्कुल बीच में कैपिटल, और भी हैं, लेकिन मैं उस पर जाहिर है जब तक सरकारी तौर पर ऐसी बात नहीं होती तो हम बात यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इन हालात में सूटकेसों में पैसे ऑफर हो रहे हैं कि जी आप अपनी वफादारियां बदलें, कुछ इनसे आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई बाहर दिए जा रहे हैं। इन हालात में डॉक्टर साहब इतना तो कर सकते हैं ना, कम से कम डॉक्टर साहब की देखें, मुसीबत यह है कि वो डॉक्टर साहब अब उस जगह पे खड़े हैं जहां ना डॉक्टर साहब को कोई ना कोई बात तो करनी है ना, मतलब आई डोंट केयर तो नहीं है ना इशू। मैं कहूँगी जी लोग शहीद हो रहे हैं तो राना सल्लल्लाहु साहब आई डोंट केयर, वो तो उनकी तरफ से तो ताज़ियत हुई है, ये तो सबका एक साझा दुख है। इस मसला ये है कि ये इसको हल कैसे करना है। जैसे ही जितना बड़ा ये बड़ा अफरीत, ये दहशतगर्दी का उठा है, इतना ही बड़ा मसला ये मईशत का है। तो मईशत पे इस वक्त मईशत ठीक करनी है, या आपने लोगों में उनकी वफादारियां, ये हमारे साथ रहे, आपने 757 अरब या जितने भी आप कह रहे हैं कि पहले से भी ज्यादा पैसे दें, यानी IMF से आपने कमिट किया कि इसको काटेंगे, और वो जहां पे IMF ने कहा कि बहुत ज्यादा इसको यहां ले आओ, आप कह रहे हैं नहीं यहां से यहां करो, मतलब इसका मतलब है आपका मूड ही नहीं है कि IMF से हम बात करें, कहां पे फिर क्या करना क्या है। बात ये सारी कि ये, अच्छा इस पूरे पिक्चर में आप रीजन में चले जाएं,
सर उस पर आज फिर ताइवान नहीं, आज एक मिनट, फिर दोबारा ताइवान के ऊपर 25 तारीख को, 25 दिसंबर को ताइवान पे फिर उन्होंने उसके करीब एक्सरसाइजेस किए चाइना ने, क्योंकि उन्होंने बिल अप्रूव कर दिए चाइना की असिस्टेंस का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने, इससे पहले कांग्रेस में हो गया, तो $10 बिलियन का ताइवान के लिए वो नो गो एरिया है। और ये पूरा जो साल इसका इख्तिताम हो रहा है, कोई अच्छा आने वाले दिनों में ना कोई माशी प्लान है, ना कोई सिक्योरिटी। जंगों ने पूरा साल, अब देखिए ना, ये पूरे साल में वो कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट आया है पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो गल्फ कंट्रीज और ये यूक्रेन वॉर और इसके एंड कहां होगा, वो इंडिया चाइना इशू, अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया। सर ब्रेक का एक वक्त है, वापस आते हैं। ये इशू है इसमें कि पंजाब के अंदर कितने मुस्लिम लीग काफ है क्या है मुस्लिम लीग काफ? वही ना, नून से काफ, काफ से मीम से शीन, खुदा फर्दर डिवीजन। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना की जानिब से जैसे आपने मुआशी हालात की बात की, लेकिन वज़ीर ख़जाना इस वक्त भी बाज़िद हैं इस बात पे कि मुआशी हालात बेहतर हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को अंदाज़ा है इस बात का। हाँ। और वो ज़ाहिर कोशिश भी कर रहे होंगे पूरी, लेकिन साथ साथ एक वज़ीर का भी तो इजाफा हो रहा है और साथ जहन यहाँ पर भी तो लगा। देखें, इशू ये है कि इस वक्त कुछ भी नहीं कर, अब ये नोट करें, इस अरेंजमेंट में कोई वजीर काम करता नजर आ रहा है? कोई एक भी वजीर अपना काम करता नजर आ रहा है? वो सब के सब जो हैं वो या किसी रैली में पहुंचे होते हैं, या कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, या कहीं पर कोई नजर आ रहा है कि सीपैक कौन चला रहा है इस वक्त? सीपैक कौन देख रहा है? और आपके जो दाखिला अमूर हैं, वो दाखिला अमूर में इमरान खान पे मुकदमों के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब को इलेक्शन नजर आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट, वो उससे नहीं, उसमें या तो वो इनके साथ बैठे हैं या ये उनके साथ बैठे हैं, या इनकी कमेटियां आपस में बैठ के तय करें। उसके नतीजे में मुल्क जो है ना, रियासत, कुछ रियासत देखें, ये जो मैंने आपसे पहले भी बात की, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ये। अब आज अंदाजा हो रहा है इस बात का कि जब धमाके हो रहे हैं और ये शहादतें हो रही हैं, मैं 4 दिन से ये मुसलसल बात कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने कहा कि जी बन्नू में हुआ है, ये सूबे का मसला है। मैं इनसे कह रहा हूं कि ये वॉर, ये टेरर जो है, टेररिज्म को लॉ एंड ऑर्डर से ना मिलाएं, खुदा का वास्ता। ये जो है ना मोटरसाइकिल स्नैचिंग और ये तो सोशल अनरेस्ट की वजह से, माशी मुसीबत जो आपने मुल्क में डाली हुई है, पूरी अनसर्टेनिटी, ये उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन टेररिज्म तो हार्डकोर टेररिज्म है। अब हार्डकोर टेररिज्म को सूबाई मसला बना देते हैं कभी। वो नेक्टा फिर क्या थी? ये नेशनल एक्शन प्लान क्या था? उसको निकाल लेना नेशनल एक्शन प्लान को, और बैठे और बताएं कौम को कि उसमें से कितने नुक्तों के ऊपर आपने इतने सालों में अमल किया है। इशू ये है कि वो यहां पर इलेक्शन होगा, अब वो कल समात उसकी तोशा खाने की लगी, चले वो भी चलते। मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? सीपैक प्रायोरिटी क्या है? रेलवे लोग सफर कर रहे हैं, प्रायोरिटी आपके पेट्रोल की कीमतें, आपके बाकी इशू, या ये प्रायोरिटी है कि आपने एमएनएस को कुछ करना है या खरीदना है एमपीज को, या ये करना है और हुकूमत बनेगी। और मियाँ साहब आ जाएं, मियाँ साहब आएंगे, कब आ जाए मियाँ साहब, मुकदमा फेस कर लें, ये कोई इशू नहीं है भाई। इशू उनका आना कोई इशू है मियाँ नवाज शरीफ का, वो आ जाए, उनका मुल्क है, नहीं आना ना आए भाई। इशू ये है कि जो मईशत को टेररिज्म और ये जो सारे इशू थे, उसमें फिर ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कने के लिए कि जी एक वजीर बढ़ गया, ये इतने अरब रुपए का मंसूबा, ये फलां ढिमाकना। इशू यह सारा कि वहां पर वो सैलाब ज़दागान के लिए उनको पैसे अभी तक नहीं दिए। बड़े शिफ्ट आ रहे हैं, ये छोटा शिफ्ट नहीं। आज चाइना के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने सिंपोजियम से खिताब किया, उन्होंने पूरे साल का बताया कि चाइना ने क्या किया है पूरे साल में। यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने कहा कि गल्फ के अंदर ये चाइना अरब समिट, ये जीसीसी समिट, ये अफ्रीका के अंदर हमारी प्रेजेंस है, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब है कि देखें ना, ये अरब ममालिक के अंदर, गल्फ ममालिक में ये पैदा हो रहा था तासुर कि क्या हमारी सिक्योरिटी हमेशा अमेरिका देगा, या ये हमें सिर्फ असला देने के लिए और तेल खरीदने के लिए और हुकूमतें गिराने के लिए यहाँ पे। तो इशू ये है कि उससे वो निकले, ठीक है, ओपेक प्लस आ गया। तो मतलब दुनिया इस वक्त जो है वो कहां से कहां बात करे। आप फिर वो वॉर ऑन टेरर के अंदर घुस गए हैं, या मतलब ये तो आपकी अपनी ये तो आपकी अपनी वॉर ऑन टेरर है ना, ये तो अमेरिका, तो ये तो आपके अंदर गुफअप हुआ है ना कोई मामला, जिसके नतीजे में ये मामला खराब हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।